चलो बेटा देखिए हेडिंग लिखेंगे बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स बेटा। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी फटाफट पूछिए। यानी वे कार्बनिक यौगिक है जिनमें कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड उन्हें कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। यानी जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप होगा वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं बेटा। ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है आपका, कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा। दोज कंपाउंड्स विच कंटेनिंग कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नोन एज द कार्बोनाइल कंपाउंड। तो जिन कंपाउंड्स में भी ये ग्रुप होगा उन्हें कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहेंगे। किफायत कहाँ आएंगे आए से आओ। जिन कंपाउंड्स में ग्रुप होगा उन्हें क्या कहते हैं आप? कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका होगा एल्डिहाइड, दूसरा आपका होगा कीटोन। कार्बोनाइल कंपाउंड टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका एल्डिहाइड होता है तो एक आपका कीटोन होता है। अगर कार्बोनाइल कार्बन से एक एच या दोनों एच जुड़े हुए हों, अगर कार्बोनाइल कार्बन पर एच एटम जुड़ा हुआ है, इधर भी एच हो सकता है और हो सकता है, लेकिन एक एच एटम का होना जरूरी है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? एल्डिहाइड। अगर कार्बोनिल कार्बन से एच एटम्स नहीं जुड़ा हुआ तो उसे क्या कहेंगे? कीटोन। तो इस कार्बन पर आपको देखना है, इसे कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल को वैसे हिंदी में लिखेंगे तो कार्बोनिल कार्बन। अगर कार्बोनिल कार्बन पर एच एटम एच परमाणु जुड़ा हुआ है तो एल्डिहाइड कहलाएगा। अगर एच परमाणु नहीं जुड़ा हुआ तो क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर कार्बोनाइल कार्बन से एच एटम जुड़ा हुआ है तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं, अगर एच एटम्स अटैच नहीं है तो उसे हम कीटोन कहते हैं। तो पहला पॉइंट आपका होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। एल्केन माइनस ई प्लस अल बराबर आपका एल्केनल। एल्केन का ए हटाना है और क्या लगाना है? ए एल लगाना है। तो एल्केन का ई हटा के अल लगाना है तो उसे क्या कहेंगे आप? एल्केनल। अगर HCHO है तो कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन। तो इसे क्या कहेंगे आप? मीथेनल। मीथेन का ई हटाया अल लगाया। अगर दो कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे आप? इथेनल। अगर कोई ऐसे कहता है कंपाउंड आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका CHO है तो इसे क्या कहेंगे आप? इसमें पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तो तीसरा कार्बन ये हो गया। तो ये आपका प्रॉप टू इन वन अल, क्योंकि सेकंड कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड हो गया और पहले कार्बन को तो CHO के कार्बन को नंबर 1 देना ही देना है ना? जो CHO ग्रुप का जो कार्बन होगा उसको तो नंबर 1 हम देंगे। ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH के साथ OCH3, सिंगल बॉन्ड CH के पास OH, सिंगल बॉन्ड CH के साथ फिर आपका यहाँ पर कोई और ग्रुप जोड़ देता हूँ CH3 और फिर यहाँ CHO ऐसा लिखता हूँ, तो ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, तो ये आपका 3 हुआ, तो ये 4 हुआ, तो ये आपका 5th हो गया।
अब इसमें देखिए आपका कितना क्या बनेगा पॉइंट, कैसे कैसे लिखेंगे आप। तीसरे कार्बन पर आपका हाइड्रोक्सी, और चौथे पर आपका मिथॉक्सी, है ना। दूसरे पर आपका मिथाइल। तो सबसे पहले कौन आएगा, 3 हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकली हाइड्रोक्सी सबसे पहला आता है। 3 हाइड्रोक्सी, 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है आपके, 5 कार्बन है, तो पेंटीन। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा आपका, तो सबको पता ही है कि नाम कैसे इनका लिखते हैं, सो बड़ी बात नहीं। क्या कहाँ पे आपका क्या जुड़ा हुआ, 3 पे आपका हाइड्रोक्सी जुड़ा, 4 पे आपका मिथॉक्सी जुड़ा है, 2 पे आपका मिथाइल है, और फिर ये बन गया आपका 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटीन है आपका। अगर कोई इस एल्डिहाइड का नाम आपसे पूछता है, ऐसे करके कोई ऐसे नहीं, ऐसे कोई बनाया एल्डिहाइड आपके सामने इस टाइप का कोई, इसका यूपीएससी नाम आपसे को पूछता है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ आपका एच जुड़ा हुआ है, एच के जुड़ते ही आपको पता चलेगा कि एल्डिहाइड है। और कार्बोनाइल कार्बन को नंबर 1 रखते हुए, इसको नंबर 1 रखा, नंबर 1 रख के लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, सबसे लंबी श्रृंखला को सिलेक्ट करना है, इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2, नंबर 3, ये 4, ये 5, तो ये आपका 6। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की हुई, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। कहाँ कहाँ पर जो ये आपकी ये बॉन्ड ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कितने मिथाइल हो गए टोटल, 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 4 पे, 5 पे टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 हो गई है, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल हेक्स, हेक्स के साथ में लगाऊंगा हेक्सा, 2 4 डाई इन 1 अल, डाई इन हो गया, 1 अल हो गया, हेक्सा इसलिए लगाया, हेक्स के पीछे ए इस लगाया क्योंकि यहाँ पर ये वॉवेल नहीं है डी, अगर ये वॉवेल से स्टार्ट होता तो हम हेक्स के पीछे ए ना लगाते। अगर हेक्स के पीछे ए लगाया है, इसके बैक में ए लगाया है, इसके एंड में ए लगाया है, क्योंकि आपका डाई इन, ये जो आपका 1 डिग्री सफिक्स है, मैंने ये बात बता रखी है, अगर 1 डिग्री सफिक्स है, वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वर्ड रूट के एंड में, तो वर्ड रूट के एंड में ए ऐड कर देते हैं, ये वर्ड रूट है। अगर 1 डिग्री सफिक्स वॉवेल के साथ स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वर्ड रूट के एंड में ए ऐड कर देते हैं, बात याद है। अगर 1 डिग्री आपका सफिक्स वॉवेल के साथ स्टार्ट नहीं होगा, तो वर्ड रूट के एंड में ए लगा दें, ये बात आपको याद है। कोई पूछता नहीं, इनको कोई ऐसा क्वेश्चंस नेमिंग वेमिंग का आता नहीं, लेकिन आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि कैसे आता नहीं क्वेश्चन। इसका नाम क्या होगा बेटा, ईवीएल्डिहाइड में इसे क्या कहोगे आप, इसका नाम क्या होगा, इसका यूपीएससी नाम ही आपका बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड इसको कहते हैं, बेंजल्डिहाइड है। और इसका नाम क्या होगा बेटा, अगर मैं यहाँ से लिख देता हूँ CHO, OCH3, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम 3 मिथॉक्सी, 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, तो ये आपका 3, 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ये आपका 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड आपका होगा। इस टाइप से अगर कोई आपसे पूछता है, अगर कोई नाम आपके सामने ही आता है,
अगर कोई इसका नाम पूछता है आपसे, इसे क्या कहोगे भाई? अगर कोई ऐसा ये भी एक एल्डिहाइड है, ऐसा कोई नाम पूछता है तो इसे क्या बताएंगे आप? क्योंकि इसमें एक आपका क्या होगा, ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। ऐसे अगर किसी साइक्लोएल्केन के साथ सीएचओ ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसे कहते हैं कार्बल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है। ये आपका सीएचओ है, यहाँ आपका ओएच जुड़ा, इधर आपका हम्म हाँ हाँ, साइक्लोपेंटेन का अलग नाम, लेकिन आईयूपीएसी का अलग ही रोल है। साइक्लोपेंटेन, इसको सीएचओ को अगर ऐसे साइक्लिक रिंग से जुड़ा होता तो उसको कार्बल्डिहाइड का, अगर कीटोन है तो फिर हो जाता है साइक्लोपेंटेनॉन। अगर कीटोन आएगा तो कीटोन की नेमिंग भी बताएंगे, तो फिर आपका हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉन। है ना? अभी और बता दीजिए। ये आपका जैसा ये मैंने लिखा बेंजल डिहाइड में, एक तरफ मैंने OH लगाया, दूसरी तरफ मैंने CH3 लगाया, तो किधर से? जिस कार्बन से CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको तो नंबर वन रखेंगे ही। नंबर वन रख के आप इधर को भी चल सकते हैं, इधर को भी चल सकते हैं। इधर को चलें तो 2 3 4 5 6, इधर को अगर चलें 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये आपका 6। तो लेफ्ट साइड से ऐसे नंबरिंग राइट साइड से करूँ या लेफ्ट साइड से करूँ, ये आपको बताना है कौन सी नंबरिंग आपकी सही है। इधर से जब चलता हूँ तो 30 नंबर मिथाइल ग्रुप है, इधर से चलता हूँ तो 30 नंबर पे हाइड्रोक्सी है। तो अल्फाबेटिकली कौन पहला आता है? हाइड्रोक्सी पहला आता है। तो आपने नंबरिंग जो करनी है वो किधर से करनी है? राइट साइड से, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप और क्या लिखेंगे? 3 हाइड्रोक्सी, है ना? 3 हाइड्रोक्सी और 5 मिथाइल, 5 मिथाइल और बेंजल्डिहाइड, ऐसे आप। OCH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH के साथ आपका NO2, सिंगल बॉन्ड CH के साथ C2H5, CH डबल बॉन्ड आपका CH, इस एक H को हटा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और लगा रहा हूँ मैं, OH, फिर आपका CH2 CHO। ये कोई कंपाउंड लिखा है, क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें CHO ग्रुप है। CHO के कार्बन को नंबर वन रखना है, CHO के C को नंबर वन रख के लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो CHO के C को नंबर वन दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनी है? 8 कार्बन की। सबस्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी कौन कौन है? एक प्रतिस्थापी आपका ये हुआ, एक प्रतिस्थापी आपका ये हुआ, एक आपका ये प्रतिस्थापी हुआ, और एक प्रतिस्थापी आपका ये हुआ। तो सबसे पहला प्रतिस्थापी आपको देखो कौन सा लिखना है, किसको लिखना है? तो सबसे पहले आपका ई आता है, 5 इथाइल, ई पहला आता है, 5 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी,
3 हाइड्रोक्सी 6 नाइट्रो M कहलाएगा, N बाद में 8 मिथॉक्सी 8 मिथॉक्सी 6 नाइट्रो 6 नाइट्रो कितने कार्बन हुए लॉन्गेस्ट चेन 8 ऑक्टा कहाँ कहाँ आपका ऑक्ट पहले आपका 3 इन 7 आइन 1 अल इन जो है आपका ई वोवेल से स्टार्ट हो रहा तो ऑक्ट के बाद में ए नहीं लगाऊंगा, ऑक्ट ही रहेगा, ऑक्टेन का ऑक्ट ही रहेगा वर्ड रूट। तो यहाँ 3 पे डबल बॉन्ड आपका है तो इन, 7 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका आइन और 1 पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है तो आपका अल। तो बस इससे ज्यादा टेढ़ा नाम है ना। तो आपको सबसे पहले देखना कि यहाँ अगर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं तो पहले नाम लिखेंगे डबल बॉन्ड का, फिर लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे नेमिंग कर देते हैं। इसके बाद आता है आपका नेमिंग ऑफ कीटोन्स। कॉमन नेम देखो एक बार आप, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, ये आपका फॉर्मिक एसिड, हर किसी को पता है फॉर्मिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड से ओ आप निकालेंगे, ओ आपका बन क्या जाएगा HCHO बन जाएगा। तो हर किसी बंदे को पता फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड रेड ऑन्ट से बना है फॉर्मिका, जिसे फॉर्मिका कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो माइनस एक एसिड करना है, क्या करना है माइनस एक एसिड करना है, प्लस एल्डिहाइड जोड़ना है, क्या बन जाएगा फिर आपका नाम फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। अगर मैं कहता हूं ऐसे ही, इसका नाम आपको पता है कॉमन नाम इसका क्या होता है, कॉमन, इसमें से ओ आपको निकाला है और ये आपका CH3CHO बन गया। इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, क्या नाम होता है कॉमन इसका एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नाम होता है बेटा एसिटिक एसिड का। फिर आपने इक एसिड को हटाना है, इक एसिड को आपने रिमूव करना है, प्लस एल्डिहाइड को ऐड करना है इसमें, क्या बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड आपका बन जाएगा। अगर कोई इसका नाम आपसे पूछता है, अब सीधा सा आपको तरीका यहाँ बता दिया कि कैसे कैसे मैं नाम लिख रहा हूँ। इसका नाम आपने बताना क्या होगा, कॉमन नाम इसका CH3 CH2 CH2 CHO, इसका कॉमन नाम बताइए आप, CH3 CH2 CH2 CHO का कॉमन नाम बताना। बताओ CH3 CH2 CH2 CHO का कॉमन नाम। अगर ये किससे बनाया मैंने, ये कौन से एसिड से बनाया, उस एसिड का नाम CH3 CH2 CH2 COOH इससे बनाया, इससे आपने O निकाल दिया यहाँ से एक, तो फिर CHO को किस में कन्वर्ट, COH को किस में कन्वर्ट कर दिया CHO में। इसका नाम अगर पता चल जाएगा तो इसका नाम पता चल जाएगा, इसका नाम होता है ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड। तो ब्यूटाइरिक एसिड का एक एसिड हटाया है तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइरल्डिहाइड,
ब्यूटाइरल डिहाइड। तो कॉमन नाम जो रखा गया असल है क्योंकि जो एसिड से जो कॉमन नाम है उनके सोर्स पर आधारित हैं, जैसे उनके स्रोत से लिए गए नाम है। अब फॉर्मिक एसिड लिया गया फॉर्मिका से, एसिटिक एसिड लिया गया एसिटम से, है ना। ब्यूटायरिक एसिड जो लिया गया तो उसका भी अलग नाम है। जैसे मैलिक एसिड लिया गया मैलम से, सेब एप्पल से। सिट्रिक एसिड लिया गया साइट्रस से, है ना। टार्ट्रिक एसिड लिया गया टार्टर से। तो एक कॉमन जिनसे उसको मिला है, जो उनका स्रोत है, जो सोर्सेस है, उनसे उनके नाम रखे गए कॉमन नाम। कॉमन नाम एसिड का पता चल जाए तो फिर एसिड से ही हम ड्राइव कर लेंगे किसका नाम, एल्डिहाइड का नाम पता कर लेंगे कि एल्डिहाइड का नाम क्या हो। तो ये थोड़ा सा वैसे ही बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कभी क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं इसमें से पूछता कि हाँ पता, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए आप लोगों को कि हाँ कैसे इसका नाम पूछा जाता है आप लोगों से। नेमिंग ऑफ कीटोन्स। नेमिंग ऑफ कीटोन। एल्कीन माइनस ई प्लस ऑन बराबर आपका एल्केनॉन। एल्केनॉन। CH3CO CH3 एक दो तीन। तो ये आपका प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑन। सेकंड कार्बन पर आपका कीटोनिक ग्रुप है प्रोपेन टू ऑन। CH3CO CH2CH3 किधर से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड से। उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से नंबरिंग करते हुए आपका कीटोनिक ग्रुप पहले आ रहा हो। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग की तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑन। यानी कीटोन की जगह हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। कीटोनिक ग्रुप है उसे क्या कहते हैं, ऑन कहते हैं। तो ये आपका ब्यूटेन टू ऑन आपका हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CO, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। अगर कोई इसका नाम आपसे जानना चाहो, एक तरफ CH2 डबल बॉन्ड CH, दूसरे पे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH है, बीच में आपका CO ग्रुप आपका आ गया। किधर से नंबरिंग करोगे, लेफ्ट राइट किधर से भी कर लीजिए, एक ही बात है। चाहे लेफ्ट से करिए राइट से करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम आपका है। 5 कार्बन है तो आप कितना क्या कहेंगे इसमें, पेंट। कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, पहले ही कार्बन पे है, फिर आपका चौथे कार्बन पे है। तो आपका फर्स्ट कोमा 4 डाईइन। डाईइन, ये डाई वोवेल नहीं है, इसलिए मुझे पेंट के एंड में क्या ऐड किया, ए ऐड किया, पेंटा बनाया इसका, क्योंकि ये वोवेल से स्टार्ट नहीं हुआ। और इस इन का ई हटा रहा हूं। और यहाँ कितने नंबर पर आपका, तीसरे नंबर पे क्या है, ऑन है, क्योंकि ये वोवेल है। अगर ये वोवेल्स है तो इससे पहले वाले के एंड में अगर वोवेल है तो उसको हटाना है। डाई इन, इन का ई एन, ई में भी लास्ट में क्या था, ई था, ई भी वोवेल है, उसको आपने रिमूव कर देना उसकी जगह। क्योंकि अगला वर्ड भी दो वोवेल साथ साथ नहीं कंजेक्ट करेंगे, दो को साथ साथ नहीं जोड़ेंगे, ऐड नहीं करेंगे, अलग अलग, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ आपका ए लिखा है, इस बात को याद रखना। पेंटा 1 पे 4 पे डबल बॉन्ड है, 1,4 डाईइन। 3 पे कीटोन है तो 3 आपका ऑन। तो पेंटा 1,4 डाईइन 3 ऑन आपका ऐसे नाम। कहाँ से, कौन सा ई, डाई इन मैंने कहा, ENE लास्ट में क्या था, लास्ट वाला ई हटा दिया। डाई इन, ENE, तो लास्ट वाला जो ई है वो हटा के उसकी जगह क्या लगा, ऑन लगा। तो इन का ई हटाया है मैं, तो ENE है लास्ट वाला ई, ठीक है। क्योंकि डाई इन तो पूरा ये ऐसे लिखता हूं, ठीक है। तो मैंने ये वाला ई हटा दिया, एंड वाला ई है, एंड वाला वोवेल हटाना है। अब आप नाम बताएंगे इसका सभी। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH2। ये कोई एक कीटोन है,
इसका आप नाम बताएंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CO आपका, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आपका CH2। नंबरिंग आप लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट से करते हुए कौन पहला आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। याद रखना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अगर कहीं बात आती है एल्कीन और एल्काइंस की, तो एल्कीन आपकी मोर रिएक्टिव होती है एल्काइन से। तो इसलिए याद रखना, अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशंस पर हों, इक्विवेलेंट का मतलब बराबर वाली स्थिति पर हैं, तो उधर से नंबरिंग करेंगे, यानी किसको प्रायोरिटी देंगे ऐसे केस में? डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ से। तो ये आपका 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, तो ये 3 हो गया, तो ये 4 हो गया, तो ये आपका 5। मैंने यहाँ इधर से भी कर दी थी क्योंकि दोनों डबल ही बॉन्ड थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इधर आपको उधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से नंबरिंग करते हुए डबल बॉन्ड, यानी क्या कहेंगे इसको? पेंट, पेंट 1 इन 4 आइन। अब आपको याद रखना, यहाँ जो वाई है ना, आइन बोल रहा मैं इसको, आइन, तो ये भी एज ए वॉवेल साउंड निकल रही है इसकी, वाई की। तो इसलिए इन का ई हटा रहा हूं, 4 आइन, और आइन का ई हटा रहा हूं, फिर यहाँ 3 ऑन लिख रहा हूं। तो इस टाइप से आपको याद रखना, पेंट 1 इन 4 आइन 3 ऑन। ठीक है, ऐसे कहीं आपका कोई नाम इस टाइप से अगर कोई पूछता है। फिर कभी कभी नाम आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ इसका नाम आप बताओ, ये भी कीटोन है, ये एक कीटोन है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी जिस कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा O जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पर H एटम नहीं है, इस कार्बन पर H एटम्स नहीं जुड़ा हुआ। जब इस कार्बन पर H एटम नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये कीटोन है। और जब ये कीटोन है तो इसका नाम क्या होगा, है ना? देखो क्या कहते हैं, अगर मैं इसका नाम, कॉमन नाम आपसे कहूं CHCl2, यानी ये है आपका जेमिनल डाई हेलाइड। क्या ये आपका जेमिनल डाई हेलाइड? तो जेमिनल डाई हेलाइड के केस में नाम होता है एल्काइलिडीन, ALKYLIDENE, एल्काइलिडीन डाई हेलाइड। अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, उसे क्या कहते हैं? एल्काइलिडीन डाई हेलाइड। इसका नाम होगा इथाइलिडीन, क्योंकि कितने कार्बन है? 2 कार्बन। ये Cl2 का बेटा वो अलग चीज है, क्लोरीन अलग चीज है, कार्बन आपके एटम 2 हैं। तो यहाँ इथाइलिडीन, ETHYLIDENE, इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। अब इसे मैं समझाने का मतलब ये है कि मैं इसी से थोड़ा सा वहां समझाना चाह रहा हूँ आपको, वहां उसको। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ कि एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये रिंग है, तो मैं आपसे समझा रहा हूँ कि इसको आप ऐसे करके लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, एक साइक्लोहेक्साइलिडीन रिंग यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपने दोनों क्या कर लिए भाई? अलग अलग कर एज्यूम किया, ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते, ऐसे माना है कि C डबल बॉन्ड O के साथ C से नीचे डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ आपका? साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ है। और ये इसका मतलब अगर इन्हें अलग अलग करके देखें तो, है ना, एक ही कार्बन पर क्या जुड़े हुए? 2 साइक्लोहेक्साइल रिंग। तो एक ही कार्बन पे जुड़े हुए तो एल्काइलिडीन, ये कॉमन नाम है। अगर साइक्लोहेक्सेन को लिखना पड़ जाए, क्योंकि अगर इसको वैसे लिखोगे तो उसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल कहते हैं इस रिंग को, क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्साइल। क्योंकि हेक्सेन का ए हटाया, आइल लगा दिया, तो क्या हो गया? साइक्लोहेक्साइल हो गया। लेकिन ये एक ही कार्बन पे 2 जुड़े हुए तो क्या कहोगे? साइक्लोहेक्साइलिडीन, साइक्लोहेक्साइलिडीन। क्योंकि एल्काइलिडीन में अगर आप पढ़ते हैं, साइक्लोहेक्स तो था, हेक्स के बाद यानी एल्काइल ALKY के बाद तो HEXY, ये तो कॉमन चल रहा है। इससे पहले सिर्फ क्या लगाया? साइक्लो वर्ड लगाया। नहीं तो साइक्लो के बाद तो एल्काइलिडीन, हेक्साइलिडीन, पेंटाइलिडीन, है ना, 2 होता तो इथाइलिडीन,
तीन होता है, तो प्रोपाइलिडीन वो तो कॉमन है, बस ये साइक्लिक रिंग होने की वजह से क्या लगा, साइक्लो हेक्साइलिडीन। और कार्बन के साथ ये क्या जुड़ा, कार्बन तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो कीटोन है, तो इसे क्या कहेंगे, साइक्लो हेक्साइलिडीन मीथेनॉन। मीथेनॉन। अब मीथेनॉन का मतलब तो एक मीथेन का कीटोन तो हमें पढ़ा नहीं, कम से कम कीटोन तो हम कितने कार्बन का पढ़ रहे हैं, तीन कार्बन का पढ़ रहे हैं। तीन कार्बन से कम कार्बन का तो कीटोन बनता ही नहीं, क्योंकि कोई भी देखो, सबसे पहला जो मैंने कीटोन लिखा उसमें तीन कार्बन है, उसके बाद फिर चार कार्बन, ये ऐसे मैंने कार्बन ज्यादा लिखे, तो लेकिन सबसे पहला जो कीटोन है वो तीन कार्बन का है। बट प्रोपेनॉन से शुरू हो रहा, प्रोपेन टू ऑन, वहां लिखा मैंने मीथेनॉन। तो मीथेनॉन में इस टाइप से आपको समझना है इस कंपाउंड को, इसकी नेमिंग ऐसे सोचनी है क्या, ठीक है। एल्काइलिडीन डाई हेलाइड, यहाँ से स्टार्ट करना है कि इसका जो नाम होता है ये एल्काइलिडीन। एक ही कार्बन पर अगर दो सेम ग्रुप जुड़े होते हैं तो कहते हैं एल्काइलिडीन। वहां साइक्लोहेक्साइलिडीन, क्योंकि एक ही कार्बन पे मैंने क्या कहा कि दोनों साइक्लोहेक्साइल रिंग, ये भी आपका और ये भी दोनों किस पे हैं, एक ही कार्बन से, ऐसे एज्यूम करके बताया कि अगर आप सोचते हैं तो दोनों एक ही कार्बन से अटैच हैं, तो दोनों का नाम अलग अलग जब लिखेंगे क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्साइलिडीन। तो ये आपका साइक्लो हेक्साइलिडीन के साथ साथ फिर क्या लिखा, मीथेनॉल, क्योंकि कार्बन तो एक ही है, कार्बन तो एक है, साइक्लो हेक्साइलिडीन तो आपका एज वैसे सब्स्टिट्यूएंट्स की फॉर्म में ले रहे हैं, वो तो फिर तुम आपका मीथेनॉन तो बाद में बनाना, तो साइक्लो हेक्साइलिडीन मीथेनॉन इसका इक्वेशन। अभी आप कहते हैं कि सर अगर यहाँ पे कीटोन एक ग्रुप आ जाए डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम फिर आपको देखना क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटानोन। साइक्लोपेंटानोन, साइक्लोपेंटेन, पेंटेन का ई हटाना है, क्या लगा देना, ऑन लगा देना, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का एक आपने ई हटा दिया है ना, वहां पे ऑन लगा दिया, क्या बन गया आपका, साइक्लोपेंटेन ऑन। अगर कहीं आपके पास ये ऐसे क्वेश्चन से कोई नाम आईपीएससी नाम कोई आपसे ऐसे पूछता है, तो फिर इसका नाम क्या होगा। पहले सिर्फ एक रिंग आपका लगा, एक रिंग में कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगाया, एक जगह लगाया रिंग में, अब दो जगह आपने कीटोनिक ग्रुप लगा दिया रिंग में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन, तो ये आपका थर्ड कार्बन। साइक्लो हेक्स हो गया, साइक्लो हेक्जीन, हेक्जीन का ई क्यों नहीं हटा रहा, कोई बताएगा, साइक्लोहेक्जीन 1,3 डाई ऑन, यहां मैंने साइक्लोपेंटेन का ई नहीं रखा, पेंटेन का ई हटाया है। पेंटेन, अगर पेंटेन पूरा पढ़ते हैं तो साइक्लोपेंटेन इसको कह रहा हूं मैं, इतने रिंग को साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन का ई हटा रहा हूं, उसकी जगह क्या लगा रहा हूं, ऑन लगा रहा हूं। बट मैं साइक्लोहेक्जेन, क्योंकि रिंग आपका कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, साइक्लोहेक्जेन के लास्ट में जो ई आया वो नहीं हटाया, क्यों, क्योंकि डाई ऑन आपका वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये जो आपका डाई ऑन है ना, यहाँ पे लिखना आपने उसके 1,3 डाई ऑन, तो 1,3 के बाद जो डाई ऑन लिखा है ये डाई ऑन डी वोवेल के साथ स्टार्ट नहीं हो रहा, अगर ये वोवेल से स्टार्ट होता तो होता, साइक्लोहेक्जेन का ई हटा देता, फिर मैं ई हटा के फिर लिखता ही डाई ऑन या ऑन आपका। समझ आया क्या बात, CH3CO, CH2CHO, इसका नाम क्या होगा, CH3CO CH2CHO, इसका नाम, यानी
एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? एल्डिहाइड की ज्यादा होगी या कीटोन की? एल्डिहाइड की वरीयता ज्यादा होती है, कीटोन की कम होती है। तो जब एल्डिहाइड की वरीयता, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसको नंबर 4 आप, क्योंकि एल्डिहाइड की वरीयता ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उसको नंबर 1 देंगे। इसको क्या लिखते हैं? जो सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखते हो इसको आप? 3 ऑक्सो या 3 कीटो, 3 ऑक्सो ब्यूटेन अल, पहले कार्बन पे ब्यूटेन 1 अल लिखो या ब्यूटेनल लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 3 कीटो, KETO, 3 कीटो ब्यूटेन 1 अल कह दो, चाहे अल कह दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूटेन 1 अल कहो चाहे ब्यूटेन अल कहो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपका होगा 3 कीटो ब्यूटेन 1 अल, ये बात आपको याद रखनी। इसका नाम कौन बताएगा? CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, इसका नाम CHO के साथ आपका CHO जुड़ा हुआ है, इसका IUPAC नाम बताना है। CHO सिंगल बॉन्ड CHO आपका। हाँ, क्योंकि IUPAC नेम में एल्डिहाइड की कहीं चर्चा होती नहीं, एल्डिहाइड वर्ड आता ही नहीं IUPAC नेमिंग में। जब आप IUPAC नेमिंग करेंगे तो उसमें आपका वर्ड एल्डिहाइड आएगा ही नहीं, उसमें आपका एल्डिहाइड आना ही नहीं है। जब आप करेंगे नेमिंग, उस नाम लिखना चाहेंगे, तो उसमें एल्डिहाइड आपका नहीं आएगा। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है, तो इथेन, इथेन 1,2 डाइअल। कुछ गलती है इसमें, क्या गलती है? थोड़ी सी गलती बताना, क्या गलती है? रॉन्ग है ये, अब इसको करेक्ट करना है। इथेन में एन के बाद ई, अगर, क्योंकि ये वॉवेल नहीं है, जब वॉवेल नहीं है तो ये ई नहीं हटेगा। अगर ये वॉवेल से स्टार्ट होता तो एल्केन का ई रिमूव करता, बट यहाँ पर ये वॉवेल से स्टार्ट नहीं होता, तो इसको ई को जोगा तो रखना है, और फिर क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट नाम हो जाएगा। तो ये हो गया एथेन 1,2 डाई अल ऑफ। ठीक है, इसका नाम CH3COCHO, बताओ ऐसा लिखा हुआ आता है वहां पे नाम? आप CH3COCHO। टू ऑक्सो हाँ, 2 ऑक्सो, 2 पे ऑक्सो है, प्रोपेन 1 अल। क्योंकि इसको जब लिखना होगा विद बॉन्ड तो कैसे लिखेंगे? CH3C डबल बॉन्ड O, ये आपका CHO। CHO को भी विद बॉन्ड लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, बट दिस इज द एल्डिहाइड, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पे क्या हो गया? H एटम जुड़ गया। जब कार्बोनिल कार्बन पे H एटम आ गया तो एल्डिहाइड हो गया। इसका नंबर 1, तो ये नंबर 2, तो ये नंबर 3। तो लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 कीटो या 2 ऑक्सो प्रोपेन 1 अल। ऐसा कोई भी नाम आता है, सिंपल सी बात है, नेमिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। चलो आगे चलते। कार्बोनिल पूरा इसमें पूछ लगा, कोई पूछना पहले कुछ पूछना हो तो ये नया ही तो शुरू करा चैप्टर, पूरा नया ही तो चैप्टर, आज पूरा इसको ही कराएंगे, नया ही टॉपिक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स नया ही तो टॉपिक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी अल्कोहल ईथर फिनोल सा अगला लेसन है आपका, अलग ही तो लेसन है आपका ये आपका अलग ही लेसन है, अलग ही तो चैप्टर है, बिल्कुल नया चैप्टर है बेटा। एल्डिहाइड कीटोन्स अलग ही है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड।
पहला लिखते हैं फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से बनाना है, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल की वेपर्स को, ये 1 डिग्री एल्कोहल है बेटा, अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल की वेपर्स को रेड हॉट यानी कॉपर गॉज है, ये जाली है, GAUZE यानी कॉपर की जाली है, और कॉपर की जाली को हम 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। रेड हॉट कॉपर आपका है, यानी बिल्कुल रक्त तप्त कॉपर की जाली है, उस पर एल्कोहल की वेपर्स को पास करते हैं, यानी एल्कोहल की जो आप ये है क्या है, ये वेपर वाष्प है एल्कोहल की। एल्कोहल की वेपर्स को रेड हॉट कॉपर गोज पर अगर पास करते हैं तो यहाँ पर आपका H2 गैस निकलती है। क्या निकलेगी? H2 गैस। दिस इज नॉन एज, दिस इज नॉन एज डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, ऑफ एल्कोहल। ये डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल है। अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल को पास करते हैं, अलग बात है अगर 2 डिग्री एल्कोहल की वेपर पास करेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे कीटोन। अगर 2 डिग्री एल्कोहल की वेपर्स को पास करते हैं रेड हॉट कॉपर गोज पर, तो एक H आपका यहाँ से निकलेगा, एक H निकलेगा आपका यहाँ से, तो यहाँ बन जाएगा आपका कीटोन। क्या बनता है फिर आपका ये, यहाँ भी H2 गैस। 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता, 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि एक H यहाँ से ये अल्फा कार्बन है, एक H OH ग्रुप से निकलता है, एक H अल्फा कार्बन वाले H अल्फा कार्बन का H निकलता है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा कार्बन पर H नहीं होगा, तो वहां उसका डिहाइड्रोजिनेशन ना होकर उसका क्या होगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहते हैं वाटर को, और हाइड्रोजिनेशन कहते हैं हाइड्रोजन को। डी का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ वाटर जल के निकालने को डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन कहते हैं जब अगर पूरा पानी पियोगे तो हाइड्रेटेड है भाई, पानी पी रखा है पूरा, हाइड्रेटेड है तो हाइड्रेटेड हो, और जब पानी बॉडी में से खत्म हो जाता है तो कहते हैं तो डिहाइड्रेशन हो। तो डिहाइड्रेशन, डी का मतलब रिमूवल होता है और हाइड्रेशन का मतलब वाटर का removal। तो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन, डी का मतलब रिमूवल, और हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन के निकलने को क्या कहेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। वाटर के निकलने को क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन। डी का मतलब निकालना हो। तो यहाँ पर आपका इस टाइप से, उसके बाद आपको पढ़ना है, देखिए क्या किस टाइप से आपको 2-3 बातें पढ़नी है। क्या आपका होता है, एक होता है जॉन्स रिएजेंट। क्या होता है, जॉन्स रिएजेंट, CrO3 प्लस एक्वस H2SO4, एक्वस H2SO4 प्लस आपका एसीटोन, जिसको कहते हैं जॉन्स रिएजेंट। इसका काम होता है 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन करता है किसका, ये एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ये CH2OH है, और यहाँ जब नेसेंट ऑक्सीजन देंगे आप, तो यानी ये आपका RCHO प्लस आपका H2O, एक H यहाँ से एक H यहाँ से। क्या हुआ यहाँ पर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई कहता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो दोनों बात समझ रहे होंगे।
हाइड्रोजन का निकालना और ऑक्सीजन को ग्रहण करना, गेन का मतलब ग्रहण करना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और है ना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है ये? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में हुआ? एल्डिहाइड में। करने वाला कौन है? जॉन्स रिएजेंट। तो आपको जॉन्स रिएजेंट क्या बात है इसको याद रखना है। उसके बाद फिर आपको कॉलिंस रिएजेंट, कॉलिंस रिएजेंट पाइरिडिन प्लस CrO3 इन CH2Cl2। पाइरिडिन प्लस CrO3 को किस में मिला रखा है ना? CH2Cl2 का नाम क्या होगा? मिथाइलिन क्लोराइड, एक सॉल्वेंट है। तो पाइरिडिन प्लस CrO3 इन CH2Cl2, इसे क्या कहेंगे आप? कॉलिंस रिएजेंट। ऊपर वाले को क्या नाम दिया? जॉन्स रिएजेंट। तो कॉलिंस रिएजेंट का भी काम वही है जो जॉन्स रिएजेंट का है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? माइल्ड। माइल्ड का मतलब थोड़ा सा वीक, कमजोर। देखो ध्यान से, अगर आपके पास ये अल्कोहल है और ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप किसके द्वारा? K2Cr2O7/H+। ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर्बल ऑक्सीकरण। तो इसका काम होता है, पहले तो ये करेगा किसमें? एल्डिहाइड में। फिर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किसमें हो जाएगा? एसिड में। ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट ये जो मैं लिख रहा हूँ जॉन्स रिएजेंट्स, कॉलिंस रिएजेंट्स, ये अल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज कर रहे हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इनको नाम दिया गया माइल्ड, यानी कमजोर, MILD, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कमजोर है। इनका काम एल्डिहाइड को, अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, फर्दर ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड में नहीं करते। तो ये बात याद रखते हैं बस थोड़ा सा ऐसा, हाँ भाई इनका काम क्या है। उसके बाद आपका होता है PCC। ये तीन रिएजेंट आपके हैं, तीनों याद रखने हैं। PCC आपका, PCC की फुल फॉर्म होती है पाइरिडीनियम, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडीन होगा एक तो आपका, प्लस आपका CrO3 होगा, प्लस आपका HCl होगा। इनको मिलाकर आपका क्या बनेगा? PCC। पाइरिडीन आपका ये हुआ, हर किसी बंदे को पता कि पाइरिडीन होता है। HCl का H ले लेगा, तो इस पे चार्ज आपका पॉजिटिव हो जाएगा, O पे चार्ज नेगेटिव होगा। CR डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड आपका CF। तो इस पूरे रिएजेंट को क्या कहेंगे? इसका नाम होगा PCC। इसे क्या कह रहे हैं? PCC कह रहे हैं। पाइरिडीनियम, यानी N पे चार्ज पॉजिटिव जैसे आ जाएगा, तो अमोनियम में जैसे NH4+, NH4 में N पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पाइरिडीन के N पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। इसे क्या कह रहे हो आप? पाइरिडीनियम। तो पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो यानी CrO3 आपस में रिएक्शंस करेंगे, तीनों रिएक्शंस करने के बाद क्या बनाएंगे? ये मैंने आपके सामने देखा। तो PCC का काम भी क्या है? PCC का काम भी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना। ठीक है, तीनों को याद रखेंगे, जॉन्स रिएजेंट को, कॉलिंस रिएजेंट को, और आपका PCC। ठीक है, एक होता है आपका पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, PDC। एक होता है PDC, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट क्या होता है आपका? ये पाइरिडीन है आपका, ये आपका पाइरिडीन, चार्ज पॉजिटिव हुआ N के पास, पॉजिटिव आपका यहाँ। इसे सही कर लेंगे बेटा, यहाँ बॉन्ड सही बनाएंगे, इसमें बॉन्ड यहाँ पे बेटा
ये बॉन्ड बनाएंगे यहाँ, ये ध्यान नहीं रहे थे बॉन्ड बनाने। पायरिडीन है तो पायरिडीन के अंदर बॉन्ड होते हैं बेटा, डबल बॉन्ड यहाँ फिर यहाँ तो यहाँ, होल ट्वाइस हो गया, Cr2O7 हो गया, ये आपका, इसको आप कहेंगे पीडीसी। क्या कहोगे? पीडीसी। ये बॉन्ड छूट गए थे, इन बॉन्ड को बना के रखना है, ठीक है। इसमें पायरिडीन के अंदर तीनों बॉन्ड बनाएंगे। तो चारों रिएजेंट आपके याद रहेंगे कि चारों रिएजेंट का काम क्या है, कॉलिंस का क्या है ना, जॉन्स का क्या है, फिर पीसीसी क्या है, पीडीसी क्या है, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या था आपके पास है? पोटेशियम आपका था K2Cr2O7 था ना, K2Cr2O7। तो K2 की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? पायरिडीनियम का ट्वाइस, तो पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट, ये क्या था? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम की जगह वर्ड क्या लगाया? पायरिडीनियम। पायरिडीनियम, क्योंकि देखो ध्यान से, जहाँ K2Cr2O7 था, तो K2 को मैंने रिप्लेस किससे किया? पायरिडीनियम से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पायरिडीनियम का ट्वाइस कर दिया, यहाँ K का ट्वाइस है, K2 की जगह में पायरिडीनियम का ट्वाइस किया। तो पायरिडीनियम ट्वाइस Cr2O7 का मतलब पीडीसी का मतलब हो गया पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट आप पढ़ते थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को मैंने क्या कर दिया? पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्लियर होगी बात की? चलो आगे चलो। आज मैं बहुत आराम आराम से बोल रहा हूँ, मुझे नींद आनी शुरू हो जाएगी लेकिन। चल चलो, आज मैं आराम आराम से बोल रहा, आज मैं तेज नहीं बोल रहा, है ना, स्पीड में। लेकिन इस स्पीड में नींद आनी शुरू हो जाओ मुझे। अच्छा, बट मैं आज सोच रहा था, मैं ज्यादा तेज कराऊंगा फिर, है ना, इसलिए मैं आज आराम आराम से करा। नेक्स्ट लिखेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स, हो गया। सेकंड लिखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी पहला आपका पॉइंट होगा फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन, वो एल्कीन यानी अगर किसी एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H एटम अटैच है, ध्यान रखेंगे, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H एटम है तो ऐसी एल्कीन ओजोनीकरण पर एल्डिहाइड बनाएगी। जिस एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H एटम होता है, वो ओजोनोलाइसिस पर यानी ओजोनीकरण पर क्या बनाएगी? एल्डिहाइड। पहले रिएक्शंस करते हैं, नंबर 1 करते हैं आप O3 के साथ, नंबर 2 करते हैं Zn/H2O, इसे कहते हैं रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस। Zn/H2O, इसे कहते हैं रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को कट कर देना है, इस बॉन्ड को कट करना है, और उन साइड क्या कर देना है? डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका R, ये दोनों एल्डिहाइड बने। रिएक्शंस कैसे होती है देखो ध्यान से, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH सिंगल बॉन्ड आपका R प्लस O3 के साथ इसको ट्रीट किया, ओजोन के साथ ट्रीट कर रहा हूं, तो R सिंगल बॉन्ड CH O CH, फिर ये O, ये O, ये बना एक ओजोनाइड। एल्कीन प्लस ओजोन से जो मिलकर जो एडिशन प्रोडक्ट होगी, ये आपकी एल्कीन है, ये आपकी ओजोन है। तो एल्कीन और ओजोन के एडिशन पे जो प्रोडक्ट बनेगी उसे क्या कहेंगे? एडिशन प्रोडक्ट। उसका नाम क्या है? ओजोनाइड। ये ओजोनाइड बना एक, इसे क्या कहते हैं? एडेक्ट कहते हैं। एडेक्ट किसे कहते हैं? एडेक्ट। एडिशन प्रोडक्ट को कहते हैं शॉर्ट में, एडिशन प्रोडक्ट को शॉर्ट में एडेक्ट कहते हैं, ADDUCT। तो एडिशन का तो लिया ADD, प्रोडक्ट का लिया UCT। तो एडिशन प्रोडक्ट को शॉर्ट में एडेक्ट कहते हैं। एडिशन प्रोडक्ट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एडेक्ट कहते हैं, क्योंकि ADD तो लिया गया वर्ड एडिशन से और प्रोडक्ट से लिया गया UCT।
एडिशन का पहले 3 वर्ड और प्रोडक्ट के बाद के 3 वर्ड दोनों को मिलाया, क्या बन गया? एडक्ट बन गया। तो एडक्ट का मतलब है एडिशन प्रोडक्ट होते हैं, दोनों जुड़े, जुड़ने के बाद एक योगात्मक यौगिक, क्या कहते हैं इसको? योगात्मक यौगिक को क्या कहते हैं? एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं, एडिशन प्रोडक्ट। उसके बाद ध्यान रखना आपको यहाँ पर कि दो तरीके से इस ओजोनाइड का आप दो तरीके से हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो। एक होगा रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस, एक होगा ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइसिस। देखो ध्यान रखना है, आप दो तरीके से इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो, इसी से मैंने दो एरो निकाले हैं। एक कर सकते हो आप Zn अपॉन H2O, Zn अपॉन H2O। मैंने इस पोर्शन को कट किया इधर और इसको कट किया इधर, दो पोर्शन कट करे मैंने। ये जो ऑक्सीजन आपका है, ये इस ऑक्सीजन किसके पास चला जाएगा? जिंक के पास चला जाएगा। जिंक आउट, जिंक इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर आपका RCH डबल बॉन्ड O प्लस RCH डबल बॉन्ड O, ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये वाला ओजोनाइड का एक ऑक्सीजन जो ये है, ये ऑक्सीजन किसके पास चला जाएगा? जिंक के पास चला जाएगा, प्लस वाटर तो रहेगा ये। लेकिन अगर मैं इसको ना लूं, जिंक को ना लूं, इसका नाम क्या हो गया? रिडक्टिव, रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस। क्यों नाम दिया इसको रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस, बताओ कोई? क्योंकि इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को कौन गेन कर रहा है? जिंक मेटल, और जिंक ऑक्साइड बना रही है, तो है ना, मेटल ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो ऑक्साइड बना लेती है। अब मैं क्या कहता हूँ, केवल मैंने लिखा है H2O। H2O का मतलब है कि O किसके पास चला जाएगा? इस H2O के पास चला जाएगा। तो यहाँ क्या बना आपका? RCH डबल बॉन्ड O प्लस RCH डबल बॉन्ड O, RCH डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ क्या बनेगा? H2O2। अब कितने जानते हैं कि H2O2 ऑक्सीकारक होता है? आपका सबको पता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है H2O2, एक ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक का काम क्या होगा कि इन दोनों को, इनके साथ रिएक्शन करेगा, ये इनके साथ रिएक्शन करेगा और फर्दर किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? एसिड में। RCOH प्लस RCOOH, ये किसका काम हुआ? ये हुआ H2O2 का काम हुआ। जो एल्डिहाइड बना, उस एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीकृत कर देता है कौन? H2O2। तो यहाँ एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। अगर जिंक की प्रेजेंस होगी, जिंक की उपस्थिति होगी तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर जिंक की अब्सेंस होगी तो आपका एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो दोनों बात आपको याद रखनी है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस और रिडक्टिव ओजोनलाइसिस आप पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पर एक कोई कंपाउंड है, ये कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन के ओजोनोलाइसिस पर O3, और ये आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस पर आपको क्या क्या बन मिलता है, देखिए मैं क्या कर। एक आपको मिला CH3, COCH3 मिला, प्लस एक आपने CH3, CHO मिला, ये। और दूसरा आपके पास है CHO डबल सिंगल बॉन्ड CHO। ये तीन प्रोडक्ट मिलती हैं आपको किसी एक हाइड्रोकार्बन के ओजोनीकरण पर। तो आप हाइड्रोकार्बन का आईपीसी नाम बताएंगे क्या होगा? इस हाइड्रोकार्बन का आईपीसी नाम बताना है आपने। क्वेश्चन समझ गए क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? कि मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन हो सकती है, एल्कीन का जब ओजोनीकरण करेंगे तो एल्कीन के ओजोनीकरण पर क्या बनेगा आपका? एल्डिहाइड बनेगी, वो भी रिडक्टिव ओजोनीकरण पर। तो वहां मैंने जब इसे एक हाइड्रोकार्बन का ओजोनीकरण किया, ओजोनोलाइसिस किया, तो ओजोनोलाइसिस पर आपकी तीन प्रोडक्ट बनी, तीनों आपके सामने हैं। तो फिर आपको बताना है कि हाँ ये कंपाउंड आपका क्या रहा होगा। सोचो फटाफट, 2 मिनट के अंदर अंदर बताओ। है एसिड नहीं, हाइड्रोकार्बन होगा बेटा। मैं हाइड्रोकार्बन कह रहा हूँ, लिखा हुआ भी नाम है। नहीं एसिड क्यों बना होगा? कौन?
रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है बेटा, Zn/H2O है, Zn/H2O है बेटा, वो तो Zn/H2O है बेटा। हम्म, एल के नॉन और देखो ट्रिक क्या होती है, ध्यान से देखो। इस CHO को लिखा जा सकता है, इसको देखो CHO को लिखा जा सकता है, इसको इसको मैं लिख सकता हूँ डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, लिख सकता हूँ ऐसा, एक ही बात है। चाहे ऊपर CHO सिंगल बॉन्ड CHO लिखा, चाहे मैंने ऐसे लिखा, बात तो एक ही हुई। तो O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अगर किसी एक कंपाउंड में दो आपके CHO ग्रुप हैं, दो CHO ग्रुप हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हमेशा बीच में रखते हैं, ऐसे कंपाउंड को हमेशा बीच में रखा, यहां रख। और फिर पहले वाले में आपके पास क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड आपका, ऐसे लिखा पहले वाले। दूसरे वाले को मैंने कैसे करके लिखा, O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं इसको ऐसे, CH3 CHO एक ही तो बात हुई। बीच में जो लिखा, यहां से दोनों O निकाले, यहां से ये दोनों O निकाले, तो ऐसा करने पर आपका बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C के साथ फिर आपका CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका CH3। अगर इस हाइड्रोकार्बन का आप ओजोनीकरण करें, तो ओजोनीकरण पर आपको वो, क्योंकि आपसे एक ही बात बताइए, अगर आप थोड़ा सा पकड़ते हो, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से बोल रहा हूँ, पकड़ते हो अगर आपका इतना ब्रेन काम करता हो। मैंने कहा अगर आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये कोई एल्कीन है, इस एल्कीन का आप ओजोनीकरण कर रहे हो O3, और यहाँ आप Zn/H2O लिख रहे हो, तो मैंने एक ही बात कही कि जहां आपको पाई यानी जहां डबल बॉन्ड नजर आ रहा हो एल्कीन में, उसको आप ब्रेक कर लीजिए, और ब्रेक करने पर आपका क्या होगा, दो पार्ट में टूट जाएगा। दो पार्ट में टूटा तो एक पार्ट आपका बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड छोड़ दिया, फिर यहाँ प्लस हुआ, फिर डबल बॉन्ड आपका ये CH2 हुआ, तो दो पोर्शन में कट हो गया था ये। एक पोर्शन इधर का होगा, एक पोर्शन उधर का होगा। और मैंने कहा था कि जहां डबल बॉन्ड लगे हुए है वहां वहां क्या ऐड किया था मैंने, ऑक्सीजन, वहां मैंने ऑक्सीजन। अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन दे रहा हूं, ऐड करूंगा तो ऑक्सीजन को हटाऊंगा। तो यहाँ मैंने क्या किया कि मैं इनको तीनों को ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा वो हाइड्रोकार्बन रहा जिसका ओजोनीकरण करने पर ये तीनों मिले, ये तीनों मिलते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, स्टेप्स याद रखना है कि तीनों स्टेप्स आपको ऐड कर देंगे। समझ आई क्या बात है। मैंने कहा कि अगर किसी एक ही कंपाउंड में दो CHO ग्रुप हैं, ऐसे कंपाउंड को मिडिल में रखो। जिस कंपाउंड में दो CHO ग्रुप हैं उसको मिडिल में रखिए, जिसमें एक एक हैं, एक एक कार्बोनिल ग्रुप है, उनको एंड पे रखिए। उन्हें जहां जहां O है वहां से O निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए, आपका कंपाउंड आ जाएगा। तो इसका मैंने IUPAC नाम पूछा था इस कंपाउंड का, तो नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे आप, लेफ्ट या राइट से, इधर से करूँ या उधर से करूँ नंबरिंग। ये 1 है तो ये 2 है, क्यों इधर से क्यों नंबरिंग करा रहे हो, इधर से क्यों करा रहे हो, क्योंकि इधर से भी दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, उधर से भी दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, बट इधर से क्यों नंबरिंग कराई, क्योंकि इधर ये मिथाइल ग्रुप जो प्रतिस्थापी है ये पहले आ रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशंस पर है नो डाउट, बट आपका मिथाइल ग्रुप पहला आ रहा है, इधर से चलते हुए पहला आ रहा है। तो 2 मिथाइल, इसमें जो ऑप्शन आपको मिलेगा, तो वहां 2 मिथाइल हेक्सा 2,4 डाइईन, ये वो ये वो एल्कीन है जो ओजोनीकरण पर एल्डिहाइड भी देगी,
जो ओजोनीकरण पर एसीटोन्स बनाएगी, जो ओजोनीकरण पर गलाई ऑक्जल, जिसे कहते हैं गलाई ऑक्जल, है ना, जिसे क्या कहते हैं, गलाई ऑक्जल। अगर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर, तुम्हारे सामने मैं ये बेंजीन लिख देता हूं, बेंजीन, ये मैंने लिखा है, और यहाँ मैं इसका ओजोनोलाइसिस करा रहा हूं। नंबर फर्स्ट आपका O3, नंबर सेकंड आपका Zn/H2O। तो मैं आपसे प्रोडक्ट जानना चाह रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे, बताओ फटाफट। बेंजीन ओजोनीकरण पर देती है, नीचे ऑप्शन आ जाएंगे ABCD करके। बेंजीन के ओजोनीकरण पर निम्न में से क्या बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड ऑन द ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के ओजोनीकरण पर क्या। आज मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा बिल्कुल, आज मैं मूड है। ऑप्शन है वो ऊपर वाले ऑप्शन मान लो तीनों, इसको ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, और डी मैं लिख देता हूं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज का मतलब ये होता है, नन ऑफ दीज का मतलब ये होता है कि इनमें से कोई नहीं। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाए हो, इसका मतलब फिर अगर आपको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, इसका मतलब आप ओजोनोलाइसिस का कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाए। ओजोनोलाइसिस का अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसका ओजोनीकरण कर रहे हो, पहले ओजोन के साथ रिएक्शन कर रहे हो, फिर आप Zn/H2O के साथ रिएक्शन, यहां से कट किया आपने ये यहां से कट किया, तीनों डबल बॉन्ड, क्योंकि ओजोनीकरण में जहां जहां डबल बॉन्ड है क्या करेंगे, वे कट कर देंगे। एक पोर्शन यहाँ बना, एक दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ बना, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, ये हो गया तीन पार्ट में डिवाइड। पहले वाले पार्ट को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो एक ऐसा डबल बॉन्ड ये निकला, और एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ ऐसे निकल रहा। ये पहला पोर्शन हुआ, पहला पार्ट हुआ ये। दूसरे पार्ट की बात करता हूँ, फिर डबल बॉन्ड यहाँ और ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये दूसरा हो गया। तीसरे की बात करता हूँ, तो तीसरे की बात में एक डबल बॉन्ड आपका ऐसे है, और एक डबल बॉन्ड आपका ये ऐसे है। कहाँ कोई आप फिफ्थ फर्स्ट के स्टूडेंट थोड़ा है, तीनों एक ही है, कोई फर्स्ट के स्टूडेंट थोड़ा ही है। तीनों क्या है, सिंगल बॉन्ड के इधर डबल बॉन्ड इधर डबल, सिंगल के इधर डबल इधर डबल, सिंगल के इधर डबल इधर डबल, तीनों एक ही बात हुई। फिर मैंने क्या रखा आपसे, क्या जोड़ना, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां क्या जोड़ना। तीनों एक ही जैसे हैं या अलग अलग हैं, एक ही जैसे तो है। यहाँ आपका CH है, यहाँ आपका CH है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी चेक करिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 में भी बॉन्ड निकल रहे 3, तो इसका मतलब एक H है C के पास, तो यहाँ CH डबल बॉन्ड O, ये भी आपका CH है डबल बॉन्ड O, गलाई ऑक्जल, बेसिकली क्या लिखते हैं, CHO लिखते हैं। तो क्या बनेगा ओजोनोलाइसिस पर, गलाई ऑक्जल बनेगा। तो यहां से आपसे क्या कहा कि गलाई ऑक्जल आपका बनता है, 3 मोल बनते हैं। 3 मोल ही क्यों बनते हैं, क्योंकि तीनों पार्ट एक जैसे मिलेंगे ओजोनिकरण पर। इतनी छोटी सी बात थी, इतनी सी बात ही तो सीखनी, कैसे पाई बॉन्ड को ब्रेक करना, बस पाई बॉन्ड को ब्रेक कैसे करना है, इतनी सी तो बात सीखनी, इसमें क्या बड़ी बात है ऐसा। इसके ओजोनीकरण पर जो बनेगा उसका यूपीएससी नाम बता दीजिए। इसके ओजोनीकरण पर जो बनेगा उसका आईयूपीएसी नाम बताना। साइक्लोपेंटीन है ये आपकी, ये O3 है, ये Zn/ आपका H2O है। जो यहाँ प्रोडक्ट बनी उसका आईयूपीएसी नाम बताना है, बताओ फटाफट। ये आईयूपीएसी नाम नहीं होता, अच्छा करके देख लो रजिस्टर में अपने सामने।
और करने के बाद फिर बता दीजिए क्या नाम है ना। बॉन्ड ब्रेक होने पर प्रोडक्ट पूछा कि जो प्रोडक्ट बनी है उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। किसी रिंग में एक पाई बॉन्ड हो तो एक प्रोडक्ट बनेगी, किसी रिंग में दो पाई बॉन्ड है तो दो प्रोडक्ट बनेगी, किसी रिंग में तीन पाई बॉन्ड है तो तीन प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ एक ही पाई बॉन्ड है रिंग के अंदर, तो प्रोडक्ट आपके सिंगल रहेगी। बेंजीन में तीन पाई बॉन्ड थे, इसलिए प्रोडक्ट आपकी कितनी बनी, तीन मोल बने थे दवाई ऑक्सल के। वो अलग बात है कि वो तीनों एक ही जैसे बने, जितने पाई बॉन्ड उतनी प्रोडक्ट आपकी बन सकती। तो यहाँ एक ही पाई बॉन्ड है, तो ब्रेक जब इसको करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट आपकी बनेगी। और वो प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, आपको सीधा पता चला कि इसको सर बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए, कर दिया इसको बॉन्ड। बॉन्ड को ब्रेक करने पर यहाँ पे आपका देखिए कितने CH2 है, एक और एक, दो और एक, तीन, तीन आपके CH2 हैं। तो मैंने तीनों CH2 यहाँ लिख दिया ऐसे करके, पता है इस बात का। तो एक CH डबल बॉन्ड ये हो गया, एक CH डबल बॉन्ड इधर हो गया, क्योंकि यहाँ CH डबल बॉन्ड O होना है। CH डबल बॉन्ड O, यानी ये पोर्शन CH2, ये पोर्शन CH2, बाकी तीनों क्या CH2 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 आपको। तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आईपीसी क्या हो जाएगा। हाँ करो करो, कोई बात नहीं कर। कितने कार्बन है, पांच। पांच का मतलब पेंटेन, कहाँ कहाँ पेंटेन 1/5 पे है, तो पेंटेन 1/5 डाइल, पेंटेन 1/5 डाइल, 1 2 3 4 या 5, पेंटेन 1/5 डाइल। आगे चले में समझ गए होंगे, अब तो बात है, ठीक है। तो एक बात याद रखनी कि यहाँ ऐसे कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता रहता है कि कोई एक कंपाउंड है जो ओजोनोलाइसिस पर ये दे रहा है, तो कंपाउंड क्या है, नीचे ABCD करके ऑप्शन रख देते हैं उसमें। हाइड्रोकार्बन्स के बाद फिर आपका नंबर आता है फ्रॉम। हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम एल्कीन लिखा, बी पार्ट है फ्रॉम एल्काइन। पहला पोर्शन लिखा आपको फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में भी आपको ध्यान रखना है, जिस एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन पर H होगा वो ओजोनीकरण पर एल्डिहाइड नहीं, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर H नहीं होगा तो क्या बनाएगी वो, कीटोन बनाएगी। ये बात आपको याद रखना, क्योंकि अगर आपके पास ये वाली एल्कीन है, इसके साथ यहाँ आपका CH3 जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड C के साथ आपका CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, और ये आपका CH3 जुड़ा हुआ है, और डबल बॉन्डेड कार्बन पे देखो कोई H है क्या, नहीं है। ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन पर H एटम नहीं है। तो इसका मतलब अगर इसका ओजोनीकरण करोगे तो कीटोन बनाएगी, क्योंकि बॉन्ड आपका यही ब्रेक होना है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ओजोनोलाइसिस पर ये बात आप माइंड में सेट कर लें कि आपको कैसे पता चला कि कौन सी एल्कीन कीटोन बनाएगी और कौन सी एल्कीन आपकी एल्डिहाइड बनाएगी। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर H एटम है तो हमेशा एल्डिहाइड, एक पर H है दूसरे पर नहीं है तो दो कंपाउंड बनेंगे, एक का बनेगा एल्डिहाइड दूसरे का बनेगा कीटोन। अगर दोनों पर H है तो दोनों ही क्या देंगे, एल्डिहाइड। अगर दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन पर H एटम नहीं है, कीटोन आपका बनेगा। और सीधी सी बात, आपका CH3 C के साथ Q पर CH3, ये डबल बॉन्ड आपका जोका तो रहेगा, इससे जोड़ दिया आपने O। फिर उधर नीचे वाले दूसरे की बात करते हैं, तो C डबल बॉन्ड O के साथ नीचे CH3 और इधर आपका CH2 CH3। ये बात आपको याद रखनी। एल्काइन की बात करता हूं, एल्काइन। तो एल्काइन में केवल एक बात आपको याद रखनी है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन ऑन हाइड्रेशन गिव्स एल्डिहाइड, यानी एल्काइन का प्रथम सदस्य जल योजन पर, हाइड्रेशन का मतलब है उसको जल देना भाई, ना डिहाइड्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं। हाइड्रेशन का मतलब उसको वाटर देना, हाइड्रेशन पर यानी जल योजन पर एल्डिहाइड बनाता है। बाकी सभी एल्काइन हाइड्रेशन पर कीटोन बनाएंगी, बाकी सभी, बाकी सभी कीटोन।
देखो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, देखो एक बार, अगर इथाइन है, इथाइन पहला मेंबर है, एल्काइन का फर्स्ट मेंबर अगर मैं आपसे पूछता हूं, तो इथाइन फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन है। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन कौन हुआ? इथाइन। अगर इथाइन की आप इथ वाटर के साथ रिएक्शंस कर रहे हो, और यहाँ HgSO H2SO4 अपॉन HgSO4, सल मर्क्यूरिक सल्फेट का काम है इसकी रिएक्टिविटी को इनहेंस करना, बढ़ाना, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा दें, तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? बाकी शेष एल्काइन, रिमेनिंग ऑल एल्काइन, रिमेनिंग ऑल एल्काइंस प्लस H2O क्या बनाएंगे? कीटोन। और इस एल्डिहाइड में भी क्या बनेगा आपका? इथेनॉल बनेगा, सीधी सी बात। क्या बनेगा? इथेनॉल। इथाइन इथेनॉल देगी जल योजन पर। बाकी सारी एल्काइन हाइड्रेशन पर क्या बनाएंगे? कीटोन बनाएंगे। ये बात आपको याद रखना। केवल और केवल फर्स्ट में। देखो ध्यान से, आप देखो कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, हर चैप्टर में केवल 10 से 15 बातें होती हैं। जिस दिन आपको ये पकड़ने शुरू हो जाएंगे आप, उस दिन आप कामयाब सोचें अपने आप को। अगर वैसे आप पढ़ते जा रहे, देखते जा रहे, पढ़ते जा रहे, देखते जा रहे, चाहे आप 1000 बार पढ़ लो तो भी समझ नहीं आएगा कुछ। बात तरीका पढ़ने का होता है कि इस चैप्टर में हमें कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें देखनी है, टर्म एंड कंडीशंस। क्योंकि मैं का मतलब सारे क्वेश्चन पढ़ा है कि मैं हर जो भी क्वेश्चन पढ़ने हैं तो सबको मैं पढ़ता हूँ नहीं, बस अप्रोच अप्लाई करता हूँ अपनी, क्वेश्चंस के बारे में सोचता हूँ कि हाँ इसमें कौन सी कंडीशंस मैंने अप्लाई करनी है, उसका आंसर बता देता हूँ आपको। ऐसा थोड़ा है कि मैं सारे रटे पड़े हैं, नहीं। बस अप्रोच क्या, क्वेश्चंस के बारे में सोचना होता है कि हाँ क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो जैसा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये आपका एल्काइन है, HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H है। इसकी मैं वाटर के साथ इसे ट्रीट कर रहा हूँ, और जब वाटर के साथ ट्रीट करता हूँ ये पार्शियल पॉजिटिव रहता है, पार्शियल आपका नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने इधर से इधर कर दिया, तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे चार्ज आपका नेगेटिव। पार्शियल नहीं आएगा। क्यों नहीं पार्शियल आएगा? कि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर कर देगा। इस एरो का मतलब यही है कि एक एटम जिधर आपकी टेल है उधर से पूरे इलेक्ट्रॉन्स उठाए, और जहां हेड है वहां 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने दिए हैं। और जितनी फॉरेनर बुक है, हमारी जो इंडियन बुक है, उनमें तो ऐसा लगाते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। जितने भी विदेशी हैं वो सब ऐसा लगा, तो इंडियन भी ऐसे लिखने लगे सर्कल में, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये वाली बात और ये बात एक ही बात। अब आपको पता चला कि किसको कहाँ अटैच होना है। ये माइनस, ये प्लस इस माइनस के पास, और ये माइनस इस प्लस के पास। सिंपल सी बात हुई। H सिंगल बॉन्ड C के साथ O, H जुड़ गया, बॉन्ड डबल रह गया, और CH के साथ एक H आ गया, तो क्या हो गया? CH2 हो गया। इसे क्या कहते हैं? इनॉल फॉर्म कहते हैं। इनॉल, इनॉल फॉर्म इसका नाम है। क्या कह रहा हूं इसे मैं? इनॉल फॉर्म, यानी ALKENE। बाकी सब लेटर मैंने छोटे लिखे हैं, एल्कीन में 2 लेटर कैपिटल लिखे हैं बस, केवल कौन कौन से? ईन लिखा गया। ऐसे फिर मैं क्या लिखता हूं? एल्कोहल, ALCOHOL, तो एल्कीन का ईन, एल्कोहल का ऑल, तो ये मैंने यहाँ ऐसे लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो 2 वर्ड का एक कॉमन वर्ड है, एल्कीन का और एल्कोहल। एल्कीन से ईन हटाया और एल्कोहल से ऑल हटाया। जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, यदि उसी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे इनॉल कहते हैं। ये नहीं कि अगर आपके सामने लिख दें तो आप इसे भी इनॉल कहना शुरू कर दोगे, ये इनॉल नहीं है। जबकि इसमें भी डबल बॉन्ड और ऑल OH ग्रुप हैं, बट ये इनॉल नहीं। इनॉल वही फॉर्म होगी जिस फॉर्म में जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच है उसी कार्बन पर आपका क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड।
तो फिर ये इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म का कन्वर्जेंस जो होता है कीटो फॉर्म में वो अपने आप होता है। इसका मतलब देखो मैंने दो एरो लगाए, एक एरो बड़ा लगाया तो एक एरो मैंने छोटा लगाया। इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्म अगली जो फॉर्म बनेगी अब उसमें ज्यादा कन्वर्ट होगी और वापस कम आएगी, क्योंकि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम है, गतिक साम्य एक। और गतिक साम्य का मतलब क्या है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर मैं यहाँ ट्रांसफर करूं तो यहाँ बॉन्ड सी के रॉ के बीच में बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल। क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन आप यहां से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हो। एच पे चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहां टेल लगी हुई है। और यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ ऐसा करूं तो इस CH2 पे चार्ज आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो जब ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ ट्रांसफर किए तो सी पे चार्ज नेगेटिव आना था। उसी टाइम दो इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहाँ दे दिए तो ये कार्बन आपका न्यूट्रल हो गया। क्योंकि जैसा नेगेटिव चार्ज आया था वैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए गए तो वो न्यूट्रल रहा। बट H आपका पॉजिटिव हो गया और CH2 आपका नेगेटिव हो गया, तो ये H इसके पास आ जाएगा और यहाँ बना क्या, HCO। ये आपका क्या हो गया, CH3। क्या बना ये आपका एल्डिहाइड बना। और यहाँ एरो पे हम Hg2 प्लस, क्या कह रहा हूं, Hg2 प्लस अपॉन H प्लस। तो जब आप थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते होशियार हो जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि Hg2 प्लस का मतलब HgSO4। Hg2 प्लस का मतलब HgSO4, और कहीं भी केमिस्ट्री में H प्लस का मतलब H2SO4। शॉर्ट में H2SO4 को H प्लस लिख देते हैं बस। यहाँ पूरा पूरा क्या लिखा है, H2SO4 और HgSO4 लिखा है, लेकिन इसकी जगह सिर्फ इतना सा भी लिखा जा सकता है, क्या, Hg2 प्लस अपॉन H प्लस। इसका पूरे का मतलब यही है, Hg2 प्लस अपॉन H प्लस का मतलब, तो चाहे इस बात को कहो तो बात आपकी एक ही बात है। तो HgSO4 को पूरा HgSO4 ना लिख के Hg2 प्लस लिखा, और H2SO4 को पूरा H2SO4 ना लिख के क्या लिखा, H प्लस लिखा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका। अब बाकी अगर यहाँ ऑफ है, यहाँ अगर मैं इसकी जगह CH3 कर दूं तो कौन सी अल्काइन हो जाएगी, नाम क्या हो जाएगा इसका। अगर इस H की जगह CH3 कर दूं तो नाम क्या हो जाएगा इस अल्काइन का, प्रोपाइन। CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ इस H की जगह CH3 किया, इस H की जगह CH3 किया, इस H की जगह CH3 कर दिया, तो फिर आपका क्या बनेगा, ये कीटोन बनेगा, है ना। लेकिन एल्डिहाइड कौन देगा, केवल इथाइन एल्डिहाइड बनाएगा, बाकी सभी क्या बनाएंगे, बाकी सभी कीटोन्स बनाएंगे। चलो खैर आगे चलो फटाफट। नेक्स्ट प्रिपरेशन एल्डिहाइड की चले बेटा, बाय स्टीफन, STEPHEN, स्टीफन रिडक्शन। याद आएगा किसी के स्टीफन रिडक्शन किसे कहते हैं, स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शंस के द्वारा भी आपका क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। स्टीफन रिडक्शन या स्टीफन रिएक्शंस के द्वारा भी आपका एल्डिहाइड बनता है। R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N को क्या नाम देते हैं, एल्काइल नाइट्राइल, है ना। अगर यहाँ CH3 लिख दूं मैं, इसका नाम बताना आपने आईपीसी नाम, तो क्या बताएंगे आप, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N का आईपीसी नेम है मिथिल। जब आईपीसी नाम आता है तो उसमें एथिल नियम पढ़ते कभी। जब आईपीसी नेम की बात आती है तो वहां साइनाइड आइसोसाइनाइड नहीं आता, क्योंकि साइनाइड आइसोसाइनाइड कॉमन नेम है, कॉमन आप पढ़ते हैं साइनाइड आइसोसाइनाइड। आईपीसी नेम में कभी साइनाइड नहीं आता। यहाँ होता है नाइट्राइल, CN ग्रुप का नाम होता है नाइट्राइल। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसे कहते हैं इथेन नाइट्राइल। क्या कहेंगे इसको, इथेन नाइट्राइल हुआ आपका ये, इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल को आप ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, SnCl2 अपॉन HCl, याद रखना है।
SnCl2 अपॉन HCl आपको याद रखना है। उसके बाद फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो H2 अपॉन H प्लस, या सीधा सीधा H2 ही लिख लेते हैं। तो यहाँ आपका बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बनता है आपका। यहाँ ऐसा समझते हैं, ध्यान इधर से देखो क्या समझ रहे हैं। जब SnCl2 को आप HCl के साथ ट्रीट करते हो, स्टेनस क्लोराइड को, स्टेनस क्लोराइड अगर SnCl4 होता है तो स्टेनिक क्लोराइड, ये आपका अस है स्टेनस क्लोराइड। तो स्टेनस क्लोराइड को HCl के साथ ट्रीट करने पर आपका स्टेनिक क्लोराइड बनेगा और +2H आपका निकल जाएगा, ये नेसेंट हाइड्रोजन आप। तो यहाँ पर अब आपको CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N को ट्रीट किया आपने 2H के साथ, 2H के साथ ट्रीट करने पर ये आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका NH। ये यहाँ पर H के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिक नेचर का है, तो इसके साथ ही यहाँ जुड़ा रहता है HCl। क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl डाल दिया तो खत्म थोड़ा ही हो गया सारा, HCl तो वहां रहेगा। टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर HCl डाल दिया गया तो HCl तो रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद ट्रीट किया इसको किसके साथ, H2O के साथ ट्रीट किया, तो H2O का यहाँ पर O हो गया, तो यहाँ पर आपका H2 हो गया। तो ये आपका बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस आपका NH4Cl। सीधी सी बात, आपको इतना से याद रखना है, ये सब याद रखा करते हैं। आपको तो सिर्फ सिंपल सा याद रखना, अगर आपके पास कहीं CN ग्रुप है, कहीं CN ग्रुप है और CN ग्रुप को आप SnCl2 अपॉन HCl के साथ ट्रीट कर रहे हो, नंबर एक, और यहाँ पर आप इसका फिर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, तो यहाँ आपका CHO ग्रुप बनेगा। तो CN ग्रुप के रिडक्शन पर क्या बनेगा, CHO। आपको बस इतना सा याद रखा करते हैं, सारी बातें याद करो फटाफट। हटा दो बेटा। अभी एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं हम, इसके बाद पढ़ेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। नंबर एक आपका रिएक्शन विद HCl, रिएक्शंस विद HCN, ये आपका एल्डिहाइड है। और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N या HCN के साथ ही। H पे चार्ज नेगेटिव होगा और C पे पॉजिटिव, और इस पे C पे आपका चार्ज नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ होगा, ये आपका पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव। इस पॉजिटिव पे पहला अटैक करेगा ये, फर्स्ट स्टेप में एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, और सेकंड स्टेप्स में इसके पास जाएगा ये, याद रखेंगे इसमें OH, ये आपका CN, साइनोहाइड्रीन कहते हैं इसको, साइनो कहते हैं CN को, हाइड्रीन कहते हैं OH को। तो साइनोहाइड्रीन आपका बनता है, साइनोहाइड्रीन। नंबर रिएक्शन विद, ये सारी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए टोटल। NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NaHSO3, NaHSO3 को जब आप लिखते हैं तो ऐसा लिखा जाएगा, ये NaHSO3 की स्ट्रक्चर्स है। Na आपका पॉजिटिव है
O आपका नेगेटिव है और सल्फर के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पेयर। अब यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि रिएक्शंस करनी इसके साथ मैंने H प्लस Na आपका प्लस है, O आपका माइनस है, S डबल बॉन्ड O ये OH है। अब यहाँ से डिस्प्लेस मैंने यहाँ किया है, इस पे चार्ज पॉजिटिव हुआ तो चार्ज यहाँ पर नेगेटिव। तो आपके यहाँ दो जगह न्यूक्लियोफिलिक साइट है, एक O के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक S के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। O और S में से कौन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनाइल कार्बन को ट्रांसफर करेगा? ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ ये O के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ सल्फर के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों बात अलग अलग लिख रहा हूँ, समझे? समझने के बाद मुझे बताइए क्या क्या समझ आई बात। ये O का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अटैक कर रहा है और इसके पास आपका ये Na पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि O नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा और ये कार्बन पॉजिटिव है तो इसके पास O नेगेटिव। O आपका क्या होगा? Na, यहाँ H, ये O SO2H, OSO2H, ये एसिडिक पोर्शन है, ये बेसिक है। तो यहाँ इस H का और Na का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, Na और H एक्सचेंज होने पर आपका RCOH बना, ये H, ये OSO2Na। एक तो रिएक्शन ये हुई। दूसरी जो रिएक्शन आपकी होगी वो मैं ये कह रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबल रिएक्शन कौन सी होगी, पहले वाली या दूसरे वाली? दोनों रिएक्शन आपके सामने, अंतर क्या है दोनों रिएक्शन में बताओ पहले। तो एक बताओ अंतर क्या हुआ। एक वाले में तो आप क्या, कार्बोनाइल कार्बन से O जुड़ा सीधा और दूसरे में S जुड़ा है। एक में O जुड़ा तो दूसरे में S जुड़ा है। तो यानी ये वाला O अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा या ये S अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। यानी मैं कह रहा हूं सल्फर और ऑक्सीजन में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल तो नाम होता है न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल तो उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है किसी केमिकल रिएक्शन में, उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। और किसी न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की जो दर होती है उसको उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी रेट ऑफ डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यानी किसी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के द्वारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल है ये, क्योंकि इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन काफी है इसके पास। और जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। बट यहाँ O भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सल्फर भी डोनेट कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल की होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं प्रॉपर्टी को, आदत को, वो बदलती नहीं जल्दी से। तो किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की जो उसकी प्रॉपर्टी है उसे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल जितनी आसानी से अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ मैं ऑक्सीजन और सल्फर में से जानना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन अपना पेयर आसानी से देगा या सल्फर अपना पेयर आसानी से देगा। सल्फर, क्योंकि सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो अपना पेयर आसानी से डोनेट कर देगा।
तो यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन में से दोनों में से कौन सा आसानी से डोनेट करेगा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? सल्फर डोनेट करेगा। तो सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। इनमें से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? अच्छा न्यूक्लियोफाइल बताओ कौन कौन से, यानी दोनों इनमें से मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। इनमें से मुझे बताओ कि आपके इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बताना कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल है कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल है। एक मैंने लिख दिया CH3CHO, दूसरा मैंने लिख दिया RMgX, तीसरा मैंने लिख दिया RCN, फिर लिख दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मैंने कहा कि इनमें से बताओ कि वो कौन से हैं, चारों में से कोई अगर आपको तीन है, चौथा तो नन ऑफ दीज कर दिया, कोई नहीं लिखा। इन तीनों में से मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा स्पीसीज है न्यूक्लियोफाइल की भी तरह काम कर रहा हो, इलेक्ट्रोफाइल की भी तरह काम कर रहा हो, दोनों की तरह काम कर रहा हो। जो दोनों की तरह काम कर रहा हो वो कौन सा स्पीसीज है आपका? तो यहाँ आपको समझ लेने की बात, तो रिएक्शन वहां दोनों मैंने वहां लिख दिए वाली रिएक्शन, यहाँ की जगह वहां लिख दी। सेकंड वाली ज्यादा अच्छे से होगी, फर्स्ट भी बट सेकंड का रेट ज्यादा होगा। अगर मेरे पास कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, क्योंकि इस पर वाइब्रेशन क्या है, sp2 वाइब्रेशन है, sp2 वाइब्रेशन होने की वजह से बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री का रहेगा हर जगह। कितने का रहेगा? 120 का होता है। तो यहाँ बॉन्ड एंगल जो होगा 120 का होगा, और यहाँ पर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चला जाएगा? O के पास चला जाएगा। O पे चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। C पे चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट, इलेक्ट्रोफिलिक साइट कहलाएगी। और जहां नेगेटिव चार्ज होगा उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों की तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेंगे। कौन? एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद आपका बी ऑप्शन हो गया RMgX। हर किसी बंदे को पता कि R पर आपका आंशिक ऋणावेश होता है, Mg पर आंशिक धनावेश है। ऋणावेश वाले को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल और धनावेश वाले को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी दोनों की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है। आपका RCN में जब आप ट्रांसफर करेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका क्या बन जाएगा? RC पे चार्ज पॉजिटिव और N पे चार्ज आपका नेगेटिव। तो ये भी इसमें भी टू साइड होगी, पॉजिटिव साइड भी होगी नेगेटिव साइड भी होगी। तो तीनों के तीनों क्या करेंगे? सो नन ऑफ दीज की जगह आप क्या कहोगे? सर यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ऑप्शन, और चेंज करके आपको लिखना पड़ेगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहे हैं। तो याद रखते हैं जिसमें भी अपोजिट चार्ज के टू सेंटर डेवलप हो जाएंगे दोनों की तरह काम कर, जिसमें केवल पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें केवल नेगेटिव चार्ज होगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ, ये खुद अपने आप देखो फटाफट ये रिएक्शन आ रही है, घर बैठ कर देखियो। रिएक्शन विद एल्कोहल, एल्कोहल के साथ रिएक्शन RCH डबल बॉन्ड O प्लस ROH ड्राई HCl आपका यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ RCH आपका एक OH हो गया, तो एक आपका OR। आप लोगों ने पढ़ा हुआ हेमी एसिटल वर्ड, पढ़ा हुआ हेमी एसिटल पढ़ा हुआ वर्ड है। इसको फर्दर फिर आप ट्रीट करते हैं किसके साथ? एल्कोहल के साथ फिर ट्रीट करते हैं, HCl की प्रेजेंस में करते हैं। तो आपका ये बना OR, ये आपका OR। इसे क्या कहते हैं? एसिटल। ये आपका हेमी एसिटल है। ये बातें आपको फटाफट तो आई जाए। थके तो नहीं? अभी थके हो तो पानी वानी पी लो, 10-15 मिनट का रेस्ट करो, उसके बाद फिर करते हैं, है ना।